Good morning, dear students. Today's topic is lesson number 3, variation in shelters. Variation in shelter mean to say shelters मतलब आश्रय, घर. वेरिएशन मतलब अलग अलग तरह के, यानी अलग अलग तरह के घर. देखिए, सबका घर एक जैसा नहीं होता है. लोकेशंस के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सब जगह पर घर अलग अलग होते हैं. जैसे प्लेन एरिया में अलग तरह के हाउसेज होते हैं. आप हिली एरियाज़ में, माउंटेन्स में चले जाओ, शिमला, मसूरी, देहरादून, उस साइड चले जाओ, तो हिली एरियाज़ में जो हाउस होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. आप आईसी एरिया में चले जाओ जहाँ बर्फ़, स्नो होती है, वहाँ पर देखिए स्नोफॉल होता है, तो वहाँ जो हाउसेज हैं वो अलग तरह के होते हैं. तो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि किस प्रकार के, कहाँ कहाँ किस तरह के हाउसेज होते हैं, शेल्टर्स होते हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश. दे आर द एंशियंट स्टोन एज रॉक शेल्टर्स विद पेंटिंग्स. अब देखिए, मध्य प्रदेश जो हमारा स्टेट है, वहाँ पर भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है. रॉक शेल्टर्स मतलब पहाड़ियों के घर बने हुए हैं, पहाड़ियों में पत्थरों को काट काट करके शेल्टर्स बनाए गए हैं. दे आर द एंशियंट स्टोन एज रॉक शेल्टर विद पेंटिंग्स. और वहाँ पर ये पुराने लोगों ने बनाए थे, अर्ली मैन के टाइम के हैं, और इसमें पेंटिंग्स के साथ उसको सजाया जाता था. दीज परमानेंट सेटलमेंट आर ओवर 9000 ईयर्स ओल्ड. ये जो सेटलमेंट्स हैं परमानेंट होती थी और करीब 9000 साल पुरानी हैं. दे आर 700 इन नंबर्स एंड हैव अराउंड 400 पेंटिंग्स. और ये कितनी है? 700, यानी 700 घर हैं ये, और इसमें करीब करीब 400 पेंटिंग्स हैं. दे गिव अस ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट ऑफ द अर्ली मैन. और ये अर्ली मैन के हमें लाइफ के बारे में, किस तरह के वो टूल्स यूज़ करते थे, उनका किस प्रकार से यूज़ करते थे, इन पेंटिंग से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. द डिस्कवरी ऑफ दीज केव्स हैज़ लिंक्ड अस टू द प्री हिस्टोरिक मैन. इजंट इट अमेजिंग? ये जो डिस्कवरी है केव्स की, इससे ने हमें प्री हिस्टोरिक मैन से, यानी जो हमारी प्री हिस्ट्री है, हिस्ट्री से भी पहले का समय, अर्ली मैन से भी पहले का समय, अर्ली मैन जब सेटलमेंट शुरू की तब के समय से हमें जोड़ती है. अब आप सोच कर देखिए कि अर्ली मैन कैसे कैसे घरों में रहते थे. लुक एट दीज पिक्चर स्टूडेंट्स. देखिए, केव्स पत्थरों, पहाड़ों को काट करके बनाई गई हैं. ये देखिए, क्लियर. हिस्ट्री ऑफ हाउसेज. केव्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन. अर्ली मैन का सबसे पहला जो घर था वो केव्स थे, यानी कि गुफाएं. व्हेन द अर्ली मैन गेव अप हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. जब अर्ली मैन ने हंटिंग और फूड गैदरिंग को छोड़ दिया तो वो फूड प्रोड्यूसर, यानी कि खाना बनाने वाला बन गया. अब उसने भोजन को उगाना शुरू कर दिया. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. और यहाँ से हमारी एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, खेती बाड़ी की शुरुआत हुई. इट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन हिज लाइफ. और इससे उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया. एंड द टाइप ऑफ डिवेलेंस. और उसने बहुत अलग अलग तरह के काम करने शुरू कर दिए. नाउ ही स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ क्लोज टू वाटर बॉडीज एज ही नीडेड वाटर फॉर हिज क्रॉप्स एंड अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़. अब वो जब एक जगह रहता था, फसलें उगाता था, तो फसलों के लिए उसे किसकी ज़रूरत पड़ती थी? पानी की. और साथ में जो घर के काम होते थे, खाना बनाना, क्योंकि उसने फूड प्रोड्यूस करना सीखा तो खाना बनाना भी सीखा, तो उसके लिए भी उसे पानी की ज़रूरत पड़ती थी. ही स्टार्टेड बिल्डिंग हट्स विद ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ ट्रीज़. सबसे पहले उसने अपना घर बनाया झोंपड़ियों को, हट्स को, जो पेड़ों की टहनियों से और पत्तों से बनते थे. लेटर ऑन द अर्ली मैन डिस्कवर दैट द वॉल्स ऑफ द हट्स कुड बी मेड विद मड. और बाद में उसने धीरे धीरे जो दीवारें थी अपनी हट की, वो मड से, यानी गारे से या कीचड़ से बनानी शुरू कर दी. दीज टाइप्स ऑफ हट्स आर स्टिल फाउंड इन विलेजेस. गाँव में अगर आप छोटे छोटे गाँव में जाते हैं तो वहाँ पर अभी भी इस तरह की हट्स जो हैं, वो वॉल्स जो हैं, दीवारें हैं, आपको मड वाली वॉल्स हैं, वो नज़र आएंगी. वी लुक एट दीज pictures students. You can see the mud walls, like these types of walls you can see in the villages, small villages. Yes, see the picture, these are mud walls. Okay students, have come a long way from the times when huts were the only type of shelter. Today we have different types. अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं और आज हमारे पास अलग अलग तरह के घर होते हैं, साइज़ हैं, डिज़ाइंस हैं हाउस के. अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, इंडिया के भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के हाउसेज हमें देखने को मिलते हैं. दिस रीजनल वेरिएशन इन हाउसेज अराइजेज फ्रॉम डिफरेंसेस इन लैंड फॉर्म्स, climate, materials available for building a house, and of course money that one want to spend on land and construction. देखिए स्टूडेंट्स, जिसके पास जितना एक तो पैसा होता है वो उसी तरह की वो जो हाउसेज हैं वो बना लेते हैं. सेकंड थिंग, लोकेशन और क्लाइमेट मैंने आपको बताया था पहले. हिली एरियाज़ में अलग तरह के हाउस होते हैं, जो लैंड एरिया, प्लेन एरिया है, वहाँ अलग तरह के हाउसेज होते हैं. आप पिक्चर्स देखिए, लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट्स. देखिए प्लेन एरिया में किस तरह के हाउसेज हैं,
फ्लैट रूफ्स हैं, हिली एरियाज़ में स्लोपिंग रूफ्स होती हैं। इसी तरह से जहाँ जगह के लोकेशन के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो हाउसेस हैं वो अलग अलग तरह के हाउसेस अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ शेल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब हम लैंड फॉर्म्स के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ हाउसेज देते हैं। इन हिली एरियाज हाउसेज आर बिल्ट विद स्लोपिंग रूफ्स। अब आप देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, रूफ जो है वो ट्रायंगुलर शेप में होती है, यानी स्लोपिंग रूफ्स हम इनको बोलते हैं, यानी ढलान वाली छतें, क्योंकि हिली एरियाज़ में स्नोफॉल होता रहता है। और अगर फ्लैट रूफ होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, स्नो जो है वो छतों के ऊपर रुक जाएगी और उससे छतें जो है हैवी हो जाएंगी और वो गिरने का डर रहेगा। इसलिए स्लोपिंग रूफ्स होते हैं ताकि बर्फ़ जो है वो यहाँ पर टिक ना पाए और ढलान से नीचे आ जाए, ज़मीन पर आकर गिरे। इट हेल्प्स द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ ईजिली विदाउट डैमेजिंग द रूफ्स। सच हाउसेज आर फाउंड इन श्रीनगर एंड शिमला। हिली एरिया श्रीनगर, शिमला, मंसूरी, इस तरह के हाउसेज आपको देखने को मिलते हैं। द हाउसेज हियर आर मेनली मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड। और इस तरह के जो हाउसेज होते हैं इसमें कौन सा मटेरियल लगा होता है, सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड, लकड़ी के, क्लियर, ब्रिक्स ईंटें और सीमेंट। नेक्स्ट, इन प्लेन हाउसेज आर बिल्ट विथ थिक वॉल्स एंड हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप देम कूल इन समर्स। प्लेन एरिया यानी आप नदर्न एरिया में रहते हो, आप हरियाणा में, हरियाणा में देखिए प्लेन रूफ्स होती हैं, स्लोपिंग रूफ्स नहीं होती हैं। ये थिक वॉल्स, मोटी मोटी दीवारें होती हैं, ऊंची दीवारें और फ्लैट रूफ्स होती हैं ताकि ये गर्मियों में ठंडे रह सकें। द मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली, और इनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी सीमेंट और ब्रिक्स होता है। मैनी पीपल स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ्स। बहुत सारे लोग घरों की छतों पर भी सो जाते हैं, क्योंकि जैसे राजस्थान है वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, घर के अंदर गर्मी लगती है तो वो छत पर सोते हैं। इन सिटीज़ हाई राइज अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग, फ्लैट्स आर कॉमन। अब आप देखिए, लुक एट दिस बिल्डिंग्स, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा है रहने के लिए और जगह कम होती है, तो इस तरह से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं ताकि एक छोटे से एरिया में ही बहुत सारे लोग आराम से रह सकें। इन्हें हम बोलते हैं हाई राइज अपार्टमेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, दीज आर द हाई राइज अपार्टमेंट्स। और ये देखिए फ्लैट रूफ्स, यहाँ पर लोग छत में खुले में सोते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इन कोस्टल एरियाज एंड ऑन आइलैंड्स पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउसेज। अब कोस्टल एरिया जो होते हैं, जो समुद्री तटों के किनारों पर होते हैं या आइलैंड्स में, लोग जो हैं वो स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। लुक एट दी स्टूडेंट्स, ज़मीन के थोड़ा सा ऊंचाई पर होते हैं, यानी ज़मीन में हम नीचे यहाँ पत्थरों से या सीमेंट से एक स्टेज बना देते हैं और उसके ऊपर जो है वो घर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लड प्रोन एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर बाढ़ बड़ी जल्दी आती है। अगर ज़मीन से ऊंचा रहेंगे तो मकान जो है, जो हाउसेज हैं वो सेफ़ रहते हैं। क्लियर। वन हैज़ टू क्लाइम 5 to 7 स्टेयर्स टू स्टेप इनसाइड द हाउस। और ये स्टेयर्स देखिए, लुक एट दी स्टेयर्स, इन स्टेयर्स के ऊपर, स्टेयर्स पर चढ़कर ही इस घर के अंदर जाया जा सकता है। द फ्लड वाटर दे कीप द इनहेबिटेंट सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। इससे एक तो फ्लड से सेफ रहते हैं हाउसेज, दूसरा एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल जो होते हैं उनसे सेफ रहते हैं। द फ्लड वाटर इजीली ड्रेन आउट फ्रॉम इन बिटवीन दीज स्टिल्ट्स विदाउट डैमेजिंग द हाउस। और आसपास से पानी निकल जाता है, इससे जब बाढ़ आती है तो ये बाढ़ से मकान जो हैं ये, इस तरह के हाउसेज हैं, ये सेफ रहते हैं। क्लियर। स्ट्रीट हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बू, वुड एंड कोकोनट शाफ्ट। और इस तरह के जो घर हैं वो किस किस से बनते हैं, यहाँ सीमेंट का यूज़ नहीं होता है, यहाँ यूज़ होता है बैम्बू, बांस का, वुड, लकड़ी का, एंड कोकोनट शाफ्ट। जो कोकोनट शाफ्ट्स होते हैं ना, जो कोकोनट ट्रीज़ के जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं उनको सुखा करके उनका यूज़ किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डू यू नो houses in earthquake prone areas in Japan are built with bamboo and wood to minimize the damage of life and property. Rebuilding of such houses is not very difficult. जापान जो है वो एरिया, आप देखिए जापान के एरिया में क्या होता है कि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ वो जो घर है वो किसके बनाते हैं, बैम्बू और वुड से बनते हैं, ताकि अगर वो टूट भी जाते हैं तो किसी को चोट ना लगे या प्रॉपर्टी को ज़्यादा नुकसान ना हो, और ये बनाने भी इजी होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, वी लिव इन अ सोसाइटी बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स। हम एक सोसाइटी में रहते हैं ताकि एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। कम्युनिटी लिविंग teach us to care for others and share facilities like water, electricity, roads and markets. और इस तरह से जब हम एक साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। We need help in case of any disaster of trauma of losing a home or getting injured. हमें जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, कोई आपदा आती है, बाढ़, भूकंप आता है, तो एक दूसरे की हेल्प हमें
ज़रूरत पड़ती है। अ नेबरहुड पुलिस स्टेशन प्रोवाइड हेल्प एंड सिक्योरिटी। इसी तरह से हमारे हर एक पास पड़ोस में हमारी कम्युनिटी में क्या होता है, एक पुलिस स्टेशन जो हमें हमारी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। वी ऑल्सो नीड सर्विसेज ऑफ। इसी तरह से जब हम कम्युनिटी में रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, तो हमें हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, डॉक्टर और इस तरह की सेवाओं की सर्विसेज की नीड भी पड़ती है। नेक्स्ट, यू कैनॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अनलेस योर नेबर्स लाइफ इम्प्रूव्स। तो आप अपनी क्वालिटी लाइफ को तब तक इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक कि आपके पड़ोसियों का जीवन स्तर भी ऊंचा ना उठे। यानी कि आप जब एक सोसाइटी में रहते हो तो आपको सबके बारे में सोचना होता है। दोज हु वॉन्ट हैप्पीनेस मस्ट हेल्प अदर्स टू फाइंड हैप्पीनेस। जो दूसरों की मदद करते हैं वो खुश रहते हैं और दूसरों के खुशी का ख्याल रखते हैं, वो खुश रहते हैं। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज़ नेसेसरी। इसलिए हर एक के बारे में सोचना चाहिए जब हम सोसाइटी में रहते हैं। सपोज आपकी सोसाइटी में 8-10 घर हैं और कोई बीमार है और आप बहुत म्यूज़िक ऊंचा लाउड चलाते हो या फिर शोर मचाते हो, तो इससे क्या होगा, उनके घरों में डिस्टर्बेंस होती है। तो जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। दिस स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीचर्स कम्युनिटी लिविंग। इस तरह से ये जो स्टोरीज आपको सुनाई जाती हैं, अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये क्या है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जो उत्तरदायित्व हैं उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है और कम्युनिटी लिविंग के बारे में बताती है। क्रिएट अ हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल नेबरहुड। और हमारा जो नेबरहुड है, पास पड़ोस है, उसको हैप्पीली बनाती है, सेफ बनाती है और हमारे लिए कंफर्टेबल बनाती है। नाउ रीड दिस स्टोरी। देयर वॉज ए फार्मर हु गिव द बेस्ट क्वालिटी कॉर्न। एक फार्मर था, वो बहुत अच्छे कॉर्न ग्रो करता था। एवरी ईयर ही वॉन मैनी प्राइजेस, और उसे बहुत सारे प्राइजेस मिलते थे। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको भी मिलते हैं ना प्राइजेस। सेम एज इट इज़ उस फार्मर के साथ भी था। वंस अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर इंटरव्यूड हिम। एक बार उसके न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया एंड लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। द फार्मर शेयर द कॉर्न सीड्स विद हिज नेबर्स। और उसने ये चीज़ नोटिस की, उसे सामने आई जो बात इंटरव्यू में, कि फार्मर जो है वो अपने कॉर्न सीड्स जो है वो उसके पड़ोसियों के साथ शेयर करता था। हाउ कैन यू अफोर्ड टू शेयर योर कॉर्न सीड्स विद योर नेबर्स। तब वो इंटरव्यू लेने, जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर था, उसने पूछा, जो उसका इंटरव्यू ले रहा था फार्मर का, उसने ये चीज़ पूछी कि आप एक फार्मर हो तो आप अपने पड़ोसियों को सारे के सारे सीड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कॉर्न सीड्स, आप कैसे अफोर्ड करते हो, मतलब आप कैसे दूसरों को दे पाते हो। दे आर ऑल्सो एंटरिंग द सेम कॉम्पिटिशन विद यू, द रिपोर्टर आस्क्ड। ऐसे तो वो आपके साथ सेम कॉम्पिटिशन करने लगेंगे, अगर आप उनको सेम अपनी जो क्वालिटी है वो दूसरों को दोगे तो वो आपको उसका यूज़ करेंगे। सर सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा, सर द विंड्स पिक अप पॉलन फ्रॉम द राइपनिंग कॉर्न एंड स्विल्स इट फ्रॉम फील्ड टू फील्ड। जो हवा चलती है तो उसके जो सीड्स हैं वो ऑटोमेटिकली सारे एक खेत से दूसरे खेत में फैल जाते हैं। हैंस आई शेयर माई कॉर्न सीड्स विद ऑल माई नेबर्स। इसीलिए मैं अपने जो कॉर्न सीड्स हैं वो सभी पड़ोसियों के साथ शेयर करता हूँ, सो दैट वी ऑल ग्रो गुड क्वालिटी कॉर्न, ताकि हम सभी अच्छे कॉर्न उगा सकें। और ये वास्तव में स्टूडेंट सच्चाई भी है। नेबरहुड यानी कि एक साथ मिल करके सभी अच्छा काम करें। ये नहीं कि आप अकेले अच्छा काम कर रहे हो या आपके पड़ोसी या सिर्फ आपके फ्रेंड्स अच्छा काम करें। आप कम्युनिटी बनाइए और सब मिल करके अच्छा काम कीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट गो टू पेज नंबर 22। केयरिंग फॉर नेबर्स। अपने पड़ोसियों की देखभाल करना। मोस्ट पीपल कीप देयर ओन होम्स नीट एंड टाइडी फ्रॉम इनसाइड बट डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर को तो साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन जो डस्ट होती है, कूड़ा होता है, वो सारा क्या करते हो आप, गली में, सड़क पर फेंक देते हो। इमेजिन द कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट इफ़ एवरीवन एक्टेड इन दिस मैनर। अब आप सोचिए, अगर हर कोई अपना घर को अंदर से साफ करके बाहर कूड़ा फेंक दे तो क्या होगा। सारी, आप घर से बाहर निकलोगे तो वहाँ फाउल स्मेल, गंदी स्मेल हो जाएगी, सड़कें गंदी हो जाएंगी। वी मस्ट कीप द सेम क्लीननेस स्टैंडर्ड फॉर द सराउंडिंग्स दैट वी कीप फॉर आवर हाउसेज। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने चारों तरफ, अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। क्लीन नेबरहुड डज नॉट हैव गार्बेज हीप्स। किसी भी क्लीन नेबरहुड में, जो साफ़ सुथरा पड़ोस होता है, उसमें कहीं पर भी आप देखिए कूड़े के ढेर नहीं होंगे, मक्खियाँ, मच्छर और फिर फाउल स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल्स भी नहीं होती हैं। एज अ गुड नेबर, एक अच्छे पड़ोसी के लिए, वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी जिम्मेवारी बनती है। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न लो। हमें हमेशा रेडियो और टेलीविज़न जो भी हम देखते हैं उसको स्लो वॉल्यूम में देखना चाहिए, ख़ास तौर पे रात को, स्पेशली नाइट। We should not use noisy equipments at night like washing machine or vacuum cleaner. We must inform our neighbors in advance if we are having a party.
एक तो हमें नॉइजी इक्विपमेंट जिनसे शोर होता है, ताकि पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो, आपके नेबर डिस्टर्ब ना हो, वो यूज़ नहीं करने चाहिए। और अगर आपके घर में पार्टी है तो शोर होगा, तो उसके लिए आपको अपने पड़ोसियों को एडवांस में बताना चाहिए, ताकि वो ज़रूरी अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं उसको पूरा कर लें पहले ही। वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए कारपूल विद नेबर्स एंड शेयर द पार्किंग स्पेस पीसफुली। अब पड़ोस में आप रहते हो तो आपको पार्किंग जो स्पेस है, अपनी गाड़ी को, कार को, स्कूटर, बाइक को खड़ा करने के लिए जगह चाहिए, वो भी आप शांति से एक दूसरे के साथ शेयर करें। कारपूल यानी अगर आप सभी लोग एक ही जगह, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सभी एक ही कार का यूज़ करें, अलग अलग पड़ोसी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, और आप हमेशा अपने पड़ोसियों की हेल्प करने के लिए रेडी रहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? डू यू नो लाइक ह्यूमन बींग्स एंड बीज ऑल्सो लिव इन कॉलोनीज। हम लोगों की तरह हम जैसे पड़ोस में कम्युनिटी में रहते हैं, एंड्स जो होती हैं चींटियाँ, और बीज मधुमक्खियाँ, ये भी कॉलोनीज़ यानी ग्रुप्स में रहती हैं, कम्युनिटी में रहती हैं। दे वर्क कलेक्टिवली एज अ सोशल यूनिट, ये सभी एक सोशल यूनिट की तरह काम करती हैं। दे डिवाइड देयर वर्क बिटवीन फीमेल एंड मेल वर्कर्स एंड द क्वीन, और देखिए ये अपना जो काम है वो सभी लोग मिल बांट कर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज योर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3, वेरिएशन इन शेल्टर्स।